हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे मृदा संसाधन की। हमारा टॉपिक था सॉइल रिसोर्सेज, मृदा संसाधन। इसमें हमने मृदा को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े। हमने मृदा परिच्छेदिका को देखा कि कौन कौन से संयंत्र होते हैं मृदा में। उसके बाद में हमने यहाँ पे मृदा का वर्गीकरण किया। उसमें हमने उसके बाद में CSCS के अनुसार कंप्रेहेंसिव सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने मृदाओं के जो उच्च स्तरीय जो प्रकार हैं मृदा को हमने विश्व के संदर्भ में 11 प्रदेशों में या 11 प्रकारों में बांटा है, जिसमें हमने एक आधार लिया था जिसमें मृदा का संगठन लिया था कि मृदा का संगठन कैसे रहता है। उसमें हमने लाक्षणिक जो संयंत्र हैं उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति को आधार माना। हमने मृदा परिच्छेदिका है उसके संयंत्रों का यहाँ पे समान अंशों में कैसे विकास होता है उनके बारे में भी जाना, वो आधार माना। और अपक्षय और निक्षालन की जो क्रियाएं होती हैं, अपक्षय अपने स्थान पे टूटना फूटना और निक्षालन यानी मृदा में घुलनशील पदार्थों का निचले संयंत्रों में जाना, जिसको अपवाहन की क्रिया भी बोलते हैं, उनको आधार माना। इन आधारों को मानते हुए हमने 11 प्रकारों में बांटा है। 11 प्रकारों में कौन कौन से में बांटा है? हमने सबसे पहले बात की यहाँ पे एंटीसोल की। कौन सी मृदा है? एंटीसोल। एंटीसोल के बाद में हमने दूसरा प्रकार लिया था इसमें हिस्टोसोल। उसके बाद हमने चर्चा की हिस्टोसोल के बाद में वर्टिसोल की बात की। वर्टिसोल के बाद में हमने चर्चा की इंसेप्टिसोल। उसके बाद में हमने बात की इंसेप्टिसोल के बाद में यहाँ पे मोलिसोल। उसके बाद में हमने चर्चा की एर्डिसोल। फिर हमने बात की 7 नंबर पे अल्फिसोल। उसके बाद में 8वें नंबर पे हमने चर्चा की यहाँ पे स्पोडोसोल। फिर बात की एल्टिसोल की, सोल यानी मृदा। और अगली बात की हमने ऑक्सीसोल। फिर बात की हमने यहाँ पर एंडीसोल। इतनी 11 प्रकारों की हमने चर्चाएं की। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है एंटीसोल की। एंटीसोल जो मृदा है वो मृदा पूर्ण विकसित नहीं होती, उसका विकास पूरा नहीं होता। विकसित होने से पहले ही उसका संयंत्र है वो कमज़ोर रहता है, यानी कि पूर्ण विकसित नहीं हो सकती। कौन सी मृदा? एंटी मृदा, पहली विशेषता इसकी। जिसके कारण पूर्ण विकसित नहीं होने के कारण इस मृदा में इसके संयंत्र स्पष्ट नहीं होते हैं। इसके जो संयंत्र हैं जो हमने परिच्छेदिका में पढ़े कि सब मृदाओं के क्या होते हैं? संयंत्र होते हैं कि नीचे वाला R संयंत्र, उसके ऊपर C संयंत्र, फिर BAO संयंत्र, जिसमें जैविक संयंत्र होते हैं या खनिज संयंत्र होते हैं। तो इस मृदा में यहाँ पर संयंत्र अविकसित रूप में होते हैं, इसलिए जो A संयंत्र होता है इसका वो डायरेक्ट C और R पे ही है, यानी इसको स्पष्ट नहीं किया जा सकता अलग अलग रूपों में कि यहाँ पे मानो कोई संयंत्र है, इस मृदा के संयंत्र हैं, तो यहाँ पे इसका A जो संयंत्र है इस मृदा का एंटीसोल का
वो यहाँ पर सी और आर है, इस पे डायरेक्ट ही यहाँ पे अध्यारोपित है, यानी इसको बीच वाले पार्टों को हम स्पष्ट नहीं कर सकते इस मृदा में। तो इसका विकास होता तो इसको कर सकते थे, तो ये पूर्ण विकसित मृदा नहीं है, ये अध्यारोपित है किस पर, सी और आर पर। समझ के, यानी जबरदस्ती कब्जा जमाए हुए है। अध्यारोपित का मतलब सुपर इम्पोज्ड, यानी कि अध्यारोपित सेम वैसी ही संरचना जैसी ऊपर धरातल पर दिखती हो वैसी निचली परत पर भी वो दिखती है, तो उसे कहते हैं अध्यारोपित संरचनाएं। ठीक है। इसके विकास में जो जलवायु है उसका प्रभाव नगण्य होता है, जलवायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस मृदा पर। यह सबसे नवीन मृदा मानी जाती है। कौन सी मृदा, एंटीसोल मृदा, ये सबसे नवीन मृदा है। और ये पाई कहाँ जाती है, ये पाई जाती है अफ्रीका में, अमेरिका में और रूस में, 3 जगहों में पाई जाती है। कौन कौन से में, एक तो पाई जाती है अफ्रीका में, अमेरिका में और रूस में, 3 जगहों में कौन सी मृदा पाई जाती है, एंटीसोल। और इस मृदा में जीवाश्म जो होते हैं, जीवाश्म का मतलब समझ गए, जीवाश्म का मतलब वनस्पति और जंतुओं के जो अवशेष हैं उनका रूप परिवर्तन करके वो सूक्ष्म कणों के रूप में मिट्टी में मिल जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं जीवाश्म। वो जीवाश्म इसमें बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, तो ये मिट्टी हो गई एंटीसोल। हमने क्या क्या चर्चाएं की इसके बारे में, एक तो बात की है कि ये पूर्ण विकसित नहीं है, जिसके कारण इसके संस्करणों को स्पष्ट नहीं कर सकते हम। ठीक है। दूसरी बात की है कि जो इसका ए संस्तर है वो सी और आर पर अध्यारोपित है। ठीक है। एक करते हैं कि इस जो मृदा है इसका जो विकास होता है इस मृदा में, उसमें विकास में जलवायु का कोई प्रभाव नहीं है, यानी उसका प्रभाव नगण्य है। एक बात की हमने, ये नवीन मृदा है। कैसी मृदा है, नवीन, यानी बनती हुई मृदा है, ऐसे बोल सकते हो आप कि इसका निर्माण स्टार्ट ही हुआ है, नवीनतम मृदा है। और इसका जो विस्तार पाया जाता है विश्व में वो अफ्रीका में, अमेरिका में और रूस में इन जगहों में इनका विस्तार देख सकते हैं। और इस मृदा में जीवाश्म की कमी होती है, जीवाश्म बिल्कुल कम मिलता है क्योंकि ये नवीन मृदा है। अगर मृदा पुरानी होती है तो वहाँ पर उस मृदा में वानस्पतिक यानी वनस्पतियों से और पशुओं के जो अवशेष होते हैं उनका रूप परिवर्तन होने से उस मृदा में जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये मृदा कौन सी हो गई, एंटीसोल हो गई। इसके बाद में हम बात करते हैं हिस्टोसोल की। दूसरी मृदा कौन सी अपनी, हिस्टोसोल। जो ये हिस्टोसोल मृदा है ये बंजर व दलदल वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे पाई जाती है, या यूँ कह सकते हैं कि बंजर व दलदल के रूप में जानी जाती है। कौन सी मृदा, हिस्टोसोल मृदा। ये अनउपजाऊ होती है क्योंकि बंजर भूमि होती है, और या तो बंजर कैसे होती है, जैसे पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पे वो पठारी क्षेत्र हैं, वहाँ की मृदा हम कृषि के यूज नहीं ले सकते, वो बंजर पड़ी रहती है। या समुद्रों के किनारे वाले क्षेत्र होते हैं जहाँ पे पानी का प्रवाह ज़्यादा होता है, वो क्षेत्र दलदली हो जाता है, तो वहाँ पे किस प्रकार की मृदा होगी, हिस्टोसोल प्रकार की मृदा होगी। इस मृदा में उर्वरकों का प्रयोग करके उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कब, जब उसको कृषि योग्य बनाते हैं तब। ठीक है, तो उपजाऊपन बढ़ सकता है किसके कारण, उर्वरकों के, यानी रासायनिक जो खाद होते हैं या उर्वरक होते हैं उनका छिड़काव करके इस मृदा को हम उपजाऊपन बना सकते हैं। ठीक है, इस मृदा की हम चर्चा करें तो विस्तार के रूप में यह मृदा उत्तरी अमेरिका में, और यहाँ पर उत्तरी अमेरिका और एशिया वाला क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका के अंदर और एशिया वाले क्षेत्र में कुछ जगहों पे इस मृदा को हम देख सकते हैं। इस मृदा में जो अम्लीय पदार्थ हैं वो अधिक होते हैं, अम्लीय पदार्थों की यहाँ पे अधिकता ही होती है। कहाँ पर, हिस्टोसोल मृदा में। कौन से पदार्थों की, अम्लीय प्रकार के पदार्थों की, जिसको हम pH से मान सकते हैं। ठीक है, इस मृदा में जल प्रवाहित जो है, इस मृदा में जल प्रवाहित होने पर इसमें जैसे ही जल प्रवाहित होता है इसमें गोभी का, आलू का, गाजर का, अन्य जो कंद फसलें हैं उनको हम सघन कृषि के रूप में की जा सकती है। यहाँ पर कब की जा सकती है, जब इस मिट्टी को, बंजर भूमि को जल मिल सके, उस समय इसमें सघन कृषि भी की जा सकती है।
ठीक है। तो इस मिट्टी की हमने कितनी विशेषताएं बताई हैं हिस्टोसोल की। तो सबसे पहले हमने कहा कि इस मिट्टी को हम बंजर व दलदल भी बोल सकते हैं। ये अनउपजाऊ होती है, उपजाऊपन हो सकता है लेकिन कब हो सकता है, इसमें उर्वरकों की मात्रा हम जब बढ़ा दें या उत्पादन करने के लिए हम इसका उत्पादन में उर्वरक डाल सकते हैं, तब इसमें उपजाऊपन लिए हुए हो सकती है। अम्लीय प्रकार की मिट्टी है और ये इस अम्लीय प्रकार की मिट्टी में अगर पानी यहाँ पे अगर प्रवाहित होता है तो इस मिट्टी में सघन कृषि के रूप में गोभी, आलू, गाजर व अन्य कंद फसलें जो होती हैं वो यहाँ पे सघन कृषि में की जा सकती हैं, यानी कम भूमि और पैदावार अधिक की जा सकती है, इसलिए इसको सघन बोलते हैं। ठीक है। इसकी जो विस्तार है, इसका क्षेत्र है, वो मुख्य रूप से विश्व के संदर्भ में देखें तो उत्तरी अमेरिका और एशिया वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्रों में ये जो फसलें हैं जो इस मिट्टी में हिस्टोसोल में हो सकती हैं। ठीक है। अगली जो मिट्टी है वो है अपनी वर्टिसोल। अगली मिट्टी कौन सी है? वर्टिसोल है। वर्टिसोल मिट्टी है ये है उष्णकटिबंधीय जो जलवायु है उसमें ही मिलती है। कहाँ पर मिलती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु में। उष्णकटिबंध कहाँ से कहाँ तक है? 23.5 डिग्री कर्क रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा तक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है। उसमें कौन सी मिट्टी है? वर्टिसोल मिट्टी है। ठीक है। जहाँ पे तापमान क्या होता है? अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि सूर्य की किरणें साल भर वहाँ पे सीधी पड़ती है। ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। यहाँ पे हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय जलवायु या ये वाला क्षेत्र है। जैसे मानो यहाँ पे ये 0 डिग्री रेखा है, इसके 23.5 डिग्री कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री मकर रेखा है। कर्क रेखा और मकर रेखा, इसके मध्य का ये क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र को हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय। कटिबंध क्यों कहते हैं? क्योंकि दो अक्षांशों के मध्य वाले क्षेत्र को हम कटिबंध बोलते हैं। ठीक है। तो अक्षांश और देशांतर के रूप में हम जब पढ़ते हैं अक्षांशों को, उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश के रूप में, तो उस अक्षांशों के बीच वाले क्षेत्र को हम कटिबंध कहते हैं। तो यहाँ पे कटिबंध, उष्ण कटिबंध कहाँ से कहाँ तक है? 23.5 डिग्री कर्क रेखा उत्तरी और यहाँ पे दक्षिणी, यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक का जो क्षेत्र होता है वो उष्ण कटिबंध में आता है, जहाँ पर सूर्य की किरणें साल भर सीधी पड़ती है। इस क्षेत्र में तापमान सबसे ज़्यादा होता है। उष्णकटिबंध वाले पार्ट में तापमान सबसे ज़्यादा होता है। तो हम वर्टिसोल में क्या बता रहे हैं कि ये जो उष्णकटिबंधीय जो जलवायु है उसमें ये मिट्टी मिलती है। कौन सी मिट्टी? वर्टिसोल मिट्टी मिलती है, जहाँ तापमान क्या होता है? अधिक होता है। मौसम में नमी होती है। यहाँ पर मौसम में क्या होती है? नमी, क्योंकि तापमान के कारण यहाँ महासागरीय क्षेत्रों से जलवाष्प के रूप में वो ऊपर जाता है और यहाँ पे वर्षा होती रहती है। भूमध्य रेखा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर प्रतिदिन वर्षा होती है, कारण कि यहाँ पे उत्तरी पूर्वी व्यापारी पवन और दक्षिणी पूर्वी व्यापारी पवन आकर के जब मिलती हैं तो वहाँ पर प्रतिदिन वो यहाँ से जलवाष्प लेकर के ऊपर जाकर संघनन होकर के वर्षा करती हैं। तो इस किनारे में नमी बनी रहती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में नमी देखी जा सकती है। तो जहाँ पर नमी की कमी होती है तो इस मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं और दरारें पड़ने से नमी के अभाव में ये मिट्टी क्या होती है? सिकुड़ती है। सिकुड़ने से इसमें क्या पड़ जाती हैं? दरार पड़ जाती है। ठीक है। जैसे काली मिट्टी, जो रेगुर मिट्टी है वो भी ऐसी ही होती है। लवणयुक्त जो मिट्टी होती है जिसमें नमी की मात्रा होती है तब तो वो ठीक है, जब नमी की मात्रा में कमी आती है तो वो सिकुड़ती है, टाइट होती है, जिसके कारण उसमें क्या पड़ जाती हैं? दरारें पड़ जाती हैं। तो इसको हम काली मिट्टी भी बोल सकते हैं। नमी के अभाव में क्या होती है? सिकुड़ती है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? अपने भारत में भी पाई जाती है, सूडान में पाई जाती है और अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में। इन क्षेत्रों में ये मिट्टी देख सकते हैं। कहाँ कहाँ पर ये मिट्टी का प्रभाव हमें? भारत में, सूडान में, अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया। भारत में कहाँ पाई जाती है मिट्टी? ये पाई जाती है मालवे पठार में, जो दक्कन का पठार है, जो कि महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र एमपी वाले क्षेत्र में है। वहाँ पर इस मिट्टी को हम देख सकते हैं। सूडान कहाँ का देश है? ये अफ्रीका का देश है। सूडान और दक्षिणी सूडान दो देश हैं।
ठीक है। ये अफ्रीका महाद्वीप में है, भारत एशिया महाद्वीप का देश है। तो इन देशों में यहाँ पे इस वर्टिसोल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम पर्याप्त मात्रा में होता है। इस मिट्टी में जो तत्व होते हैं खनिजों के, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनका जो भरपूर मात्रा में इसकी जो मात्रा होती है कैल्शियम मैग्नीशियम की, जिसके कारण इस मिट्टी में उपजाऊपन लिए हुए होता है। किसके कारण? कैल्शियम मैग्नीशियम के कारण। इस मिट्टी में कैल्शियम के तत्व होते हैं, कैल्शियम व मैग्नीशियम पर्याप्त मात्रा में होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इस मिट्टी में उपजाऊपन होता है। उपजाऊपन, समझ गए? कितनी बातें की हमने वर्टिसोल के बारे में। हमने ये कहा कि ये उष्णकटिबंधीय जलवायु में मिलती है जहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है, और मौसम में, हर मौसम में इस मिट्टी में नमी बनी रहती है। अगर नमी में कमी आ गई तो इस मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है। क्योंकि दरारें इसलिए होती हैं कि नमी में अभाव के कारण ये मिट्टी सिकुड़ती है, सिकुड़ने से इसमें क्या होती हैं, दरारें पड़ती हैं, ठीक है। अगर इसका विस्तार देखें तो भारत, सूडान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, उन क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होते हैं, इन पदार्थों की इसमें पर्याप्त मात्रा होती है, जिसके कारण ये मिट्टी उपजाऊपन लिए हुई होती है, ठीक है। ये तो बात हो गई इस वर्टिसोल की। इसके बाद में अपनी नेक्स्ट मिट्टी है वो है इंसेप्टिसोल। कौन सी मिट्टी होगी? इंसेप्टिसोल। ध्यान से सुनना, जितनी भी मिट्टियाँ की मैं चर्चाएं कर रहा हूँ इसको ध्यान से सुनना, साथ साथ में नोटबुक में नोट भी कर लेना, ठीक है, ताकि आपको आगे आने वाले टाइम में याद रहे। इंसेप्टिसोल जो मिट्टी है, इस मिट्टी के जो संयंत्र हैं वो शीघ्र यहाँ पे विकास के रूप में देखे जा सकते हैं, लेकिन अपूर्ण रूप में। विकास तो इसका शीघ्र हो जाता है लेकिन अपूर्ण रूप में, जैसे हम जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं वो इसी में आ सकती है। यहाँ पर इतना अधिक पौधे जो होते हैं, वो पौधा इतना अधिक जल्दी से बढ़ जाता है क्योंकि जो वर्षा का समय होता है उसके 1/3 समय में ही ये जीवित रह सकते हैं पौधे यहाँ के, क्योंकि जल इतना अधिक होता है इसमें कि पौधे ज़्यादा जीवित नहीं रह सकते। वर्ष के 1/3 का मतलब हो गए 4 महीने। उसके बाद में वहाँ के जो पौधे होते हैं वो गलने स्टार्ट हो जाते हैं, कारण कि वहाँ पर वर्षा का जल और यहाँ इतना अधिक होता है, जल ज़्यादा होने के कारण वो पौधों की जड़ें गल जाती हैं। प्रारंभ में बीज संस्तर से है ये, प्रारंभ में बीज संस्तर से इसका रंग लाल होता है। प्रारंभ कहाँ से होता है इस मिट्टी का? बीज संस्तर से, ठीक है। ये 0 संस्तर जो O संस्तर होता है, O1 जैविक संस्तर, वो नहीं होता इसमें। A संस्तर भी नहीं होता। खनिज जो तत्व होते हैं इसमें, खनिज और जो जैविक तत्व होते हैं वो नहीं होते। उसके बाद में इसमें B संस्तर से ये स्टार्ट होती है। इसका रंग जो होता है वो लाल होता है, और इसके जो बारीक कणों से बनी हुई मिट्टी होती है, बारीक कणों वाली, जिसमें मृत्तिका का भी अभाव होता है। मुख्य रूप से आर्द्र जलवायु में ही मिलती है, लेकिन जो आर्कटिक और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं वहाँ पर भी इस मिट्टी को हम देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसके बारे में क्या कहा कि इंसेप्टिसोल जो मिट्टी है वो मिट्टी, इसमें संस्तरों का शीघ्र विकास होने के कारण ये अपूर्ण रूप में होती है। शीघ्र विकास होने के कारण किसमें होती है? अपूर्ण रूप में। इसको पूर्ण विकसित नहीं कह सकते। इसमें जल इतना अधिक होता है कि जो पौधे होते हैं वो पौधे वर्ष के 1/3 समय है उसमें ही जीवित रह सकते हैं, ठीक है। इस मिट्टी का जो प्रारंभ होता है वो बीज संस्तर से होता है, जिसके कारण इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग लाल होता है। बारीक कण होते हैं इस मिट्टी में। यहाँ की मिट्टी में, यहाँ की मृदा में मृत्तिका जो होती है, कले जो होती है, उसका अभाव पाया जाता है। मुख्य रूप से ये मिट्टी आर्द्र जलवायु में मिलती है, लेकिन आर्कटिक वाला जो क्षेत्र है वहाँ से लेकर के उष्णकटिबंध तक भी इस मिट्टी को हम देख सकते हैं, यानी कुछ मात्रा में मिलती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एरिडिसोल। अगली जो मिट्टी है वो है एरिडिसोल। एरिडिसोल मिट्टी के बारे में हम चर्चा करें तो विश्व के 19.2% भाग पर फैली है। कितने प्रतिशत भाग पर फैली है? 19.2%, यानी सर्वाधिक जो फैलाव है वो इसी मिट्टी का है।
अन्य मिट्टियां हैं उन सब की तुलना में सबसे ज़्यादा अधिक यानी सर्वाधिक जो विस्तार है वो इस एडिसोल मिट्टी का ही है, जो विश्व के 19.2% भाग पर फैली हुई है। यह शुष्क व जीवाश्म रहित होती है। ये मिट्टी कैसी होती है? शुष्क होती है और जीवाश्म नहीं होते इस मिट्टी में। वर्षा के कम समय में ही पादपों को वर्षा का जल उपलब्ध हो जाता है। वर्षा का जो जल होता है वो वर्ष के कुछ समय में ही, यानी कुछ समय में इतना जल उसको मिल जाता है कि पौधे यहाँ पे विकसित हो जाते हैं, जिसमें कैल्शियम, जिप्सम और लवणीय पदार्थ ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ पे 3 प्रकार के पदार्थ मिलते हैं। एक तो मिलता है यहाँ पे कैल्शियम, एक मिलता है यहाँ पे जिप्सम और मिलता है इसमें लवणीय जो पदार्थ, लवणीय पदार्थ। ये पदार्थों की क्या होती है? इसमें प्रधानता होती है। ठीक है, क्या क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है, जिप्सम मिलता है, लवणीय पदार्थ मिलते हैं जो खनिज पदार्थ होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से ये रेगिस्तानों में पाई जाती है, जहाँ पर सहारा और गोबी का मरुस्थल हम कह सकते हैं। कहाँ पर? सहारा व गोबी 2 मरुस्थल हैं। सहारा मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका का मरुस्थल है, अफ्रीका। और गोबी का जो मरुस्थल है, गोबी का जो मरुस्थल है वो कहाँ पर है? गोबी का मरुस्थल चीन में, यानी साइबेरिया वाले क्षेत्र में, उत्तरी चीन में यहाँ पे गोबी का मरुस्थल है। ठीक है, मंगोलिया क्षेत्र, मंगोलिया भी बोल सकते हो इसको, मंगोलिया। ठीक है, तो यहाँ पर इस मिट्टी का निर्माण देखा जा सकता है। कौन सी मिट्टी? एडिसोल मिट्टी। ये जो मिट्टी है यहाँ पे घास व झाड़ियाँ सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक कौन से वनस्पति होती है यहाँ पे? घास और झाड़ियाँ। वापस रिपीट कर रहे हैं, एडिसोल मिट्टी को विश्व के 19.2% क्षेत्र पर ये फैली हुई है। अन्य की तुलना में सर्वाधिक होती है। यहाँ शुष्क व जीवाश्म रहित मिट्टी होती है। वर्ष के जो वर्ष है, एक साल में कम समय में ही ये वर्षा का जल उपलब्ध इसको हो जाता है, जिस कारण वनस्पति पनप सके, जिसमें कैल्शियम, जिप्सम, लवणीय पदार्थों की प्रधानता होती है। और इस जो मिट्टी है ये मुख्य रूप से इसका विस्तार देखें विश्व के संदर्भ में तो सहारा व गोबी के जो रेगिस्तान है उसमें हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ घास व झाड़ियाँ जैसी वनस्पतियाँ हमें की अधिकता रहती है या बहुलता पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं मोलिसोल। अगली जो मिट्टी है वो कौन सी है? मोलिसोल। मोलिसोल जो मिट्टी है ये मिट्टी सूक्ष्म तापीय जो क्षेत्र होते हैं, सूक्ष्म तापीय का मतलब होता है कि कम तापमान वाले क्षेत्र, सूक्ष्म का मतलब कम होता है। ठीक है, कम तापीय जो क्षेत्र होते हैं, सूक्ष्म तापीय जो क्षेत्र होते हैं, जो टेंगा और टुंड्रा प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ से सूक्ष्म तापीय क्षेत्रों से उष्णकटिबंधीय जो जलवायु वाले क्षेत्र हैं वहाँ तक इस मिट्टी का विस्तार देखा जा सकता है। सूक्ष्म तापीय का मतलब उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की तरफ, तो वहाँ तक इस मिट्टी का विस्तार है। वर्षा द्वारा इसमें 2 चीज़ें होती हैं जो कि निक्षालन और कैल्सिफिकेशन। कौन सी? निक्षालन की क्रिया और कैल्सिफिकेशन वर्षा द्वारा होता है, जो सर्वाधिक होता है। इस क्रियाओं के द्वारा ही इसका ऊपरी संस्तर का निर्माण यहाँ पर मौलिक चट्टानों द्वारा होता है। ऊपरी संस्तर है इसका, तो मौलिक जो चट्टान होते हैं, मूल जो पदार्थ होते हैं उसके द्वारा होता है, जिसका रंग कैसा होता है? काला होता है। मृदा का जो निर्माण है, मृदा का निर्माण काफ़ी गहराई तक होता है। इसकी जो परिच्छेदिका है मृदा की, इस मिट्टी की जो परिच्छेदिकाएँ हैं यानी सोयल प्रोफाइल्स है, उसकी मोटाई भी यहाँ पे सर्वाधिक है। कौन सी मिट्टी की? मोलिसोल की हम बात कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से ये मिट्टी है वो यूरेशिया वाले क्षेत्र में पाई जाती है, जो स्टेपी रूप में देख सकते हैं, स्टेपी जो वनस्पति जहाँ पे होती है। ठीक है, या हम यूँ कह सकते हैं यूएसए व कनाडा वाला प्रेरीज जो घास का मैदान है वहाँ देख सकते हैं, या हम कह सकते हैं दक्षिण अमेरिका का पंपास वाला क्षेत्र है, वहाँ पे इस मिट्टी को हम देख सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या बात की? मोलिसोल की। वापस रिपीट कर रहे हैं इसकी विशेषताओं को। हमने चर्चा की कि ये सूक्ष्म तापीय क्षेत्र से लेकर के उष्णकटिबंधीय जो जलवायु है वहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, इसके जो ऊपरी संस्तर है उस संस्तर का निर्माण जो होता है वो मौलिक चट्टानों से ही होता है। वर्षा का इसमें प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण इस वर्षा के जल से इसमें निक्षालन और कैल्सिफिकेशन की क्रिया सर्वाधिक होती है इस मिट्टी में। और ये मिट्टी है, इसका रंग होता है काला। कैसा रंग होता है?
काला रंग होता है, जिसके कारण इसमें इसकी जो गहराई है उस मृदा के निर्माण की गहराई भी काफ़ी गहराई तक इस मिट्टी को हम देख सकते हैं, जिसके कारण इसकी जो परिच्छेदिकाएँ हैं मृदा की, वो परिच्छेदिका की मोटाई भी सर्वाधिक पाई जाती है। और ये मिट्टी जो पाई जाती है वो यूरेशिया में स्टेपीज वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे पाई जाती है, या कनाडा और यूएसए का जो क्षेत्र है प्रेरीज वाला वहाँ पर भी इसको देखा जा सकता है, या दक्षिण अमेरिका का जो पंपास वाला क्षेत्र है वहाँ पर भी इसको देख सकते हैं, जो अर्जेंटीना का भाग है। ठीक है, तो इसके बाद में हम बात करते हैं मोलिसोल के बाद में अल्फिसोल। कौन सी मिट्टी आती है इसके बाद में? अल्फिसोल मिट्टी। अल्फिसोल जो मिट्टी है ये मिट्टी आर्द्र जलवायु व जो शीत प्रदेश हैं उनमें ज़्यादा मिलती है। कहाँ पे मिलती है? आर्द्र जलवायु व शीत प्रदेशों में ये मिट्टी सबसे ज़्यादा मिलती है, जिसमें बीज संयंत्र होता है। उस बीज संयंत्र में मृत्तिका है, उस मृत्तिका की जो मृत्तिका है, कले है, वो पाई जाती है। कहाँ पर? बीज संयंत्र में। इसका जो बीज संयंत्र है इस मिट्टी का, वो बीज संयंत्र में क्या पाया जाता है? मृत्तिका। ठीक है, इसका रंग जो होता है वो भूरा होता है, लाल होता है, धूसर होता है, जिसमें जीवाश्म का अभाव होता है, जिसमें जीवाश्म नहीं पाई जाती। वापस रिपीट कर रहा हूँ, अल्फिसोल के लिए आर्द्र जलवायु है, उस आर्द्र जलवायु में ये मिट्टी पाई जाती है। आर्द्र जलवायु में कह सकते हो, शीत प्रदेशों में कह सकते हो, जहाँ पर इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। बीज संयंत्र में इस मिट्टी में मृत्तिका पाई जाती है। बीज संयंत्र है इस मिट्टी का, उसमें क्या पाया जाता है? जो मृत्तिका होता है, कले होती है, वो पाई जाती है। ठीक है, इसका रंग कैसा होता है? भूरा होता है, लाल होता है, धूसर होता है। इस मिट्टी में जीवाश्म बिल्कुल नहीं होते, उसकी कमी होती है। मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है ये मिट्टी? ये पाई जाती है जो आर्द्र भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, जहाँ पे आर्द्र का मतलब हो गया जहाँ पे वर्ष भर वर्षा होती है। आर्द्र भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे प्रतिदिन वर्षा होती है। वहाँ से अफ्रीका महाद्वीप में जो सहारा वाला क्षेत्र है, सहारा में, और कालाहारी मरुस्थल जो है, उस कालाहारी मरुस्थल में भी यहाँ पे इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। इसके अलावा देखें तो जो मध्य उत्तरी अमेरिका है, उसका मध्यवर्ती जो क्षेत्र है वहाँ पे यूरोप में, साइबेरिया में, और जो उत्तरी चीन वाला क्षेत्र है वहाँ पर, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, पूर्वी ब्राज़ील में, पश्चिम एवं जो क्षेत्र है इसका जो पूर्वी दक्षिण अफ्रीका वाला, वहाँ पर भी इसको देखा जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका एक देश है, उसकी बात कर रहे हैं। पूर्वी भारत में भी है। कृषि की दृष्टि से ही उपजाऊपन लिए हुए होती है ये मिट्टी। कौन सी मिट्टी? अल्फिसोल। वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये मिट्टी जो होती है वो आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में या शीत प्रदेशों में पाई जाती है। इस मिट्टी के बीज संयंत्र में मृत्तिका है वो पाई जाती है। इसका रंग भूरा होता है, लाल होता है, धूसर होता है। इस मिट्टी का रंग भूरा, लाल, धूसर। ठीक है, जीवाश्म का इसमें अभाव होता है। मुख्य रूप से ये मिट्टी आर्द्र भूमध्य जो रेखीय क्षेत्र हैं उसमें पाई जाती है। सहारा में, कालाहारी मरुस्थलों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय, मध्य उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं कालाहारी के मध्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। और इसके अलावा बात करें हम तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? रिपीट कर रहा हूँ, मध्य उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में, साइबेरिया में, उत्तरी चीन में यहाँ पे पाई जाती है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, पूर्वी ब्राज़ील में पाई जाती है, पश्चिम एवं पूर्वी दक्षिण अफ्रीका एक देश का नाम है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, पूर्वी भारत में पाई जाती है। ठीक है, इसका विस्तार है इन देशों में। उसके बाद बात करें तो ये मिट्टी है वो उपजाऊपन लिए हुए होती है, यानी कृषि की दृष्टि से उपजाऊ होती है इस मिट्टी का निर्माण। फिर हम बात करते हैं स्पोडोसोल। अगली जो मिट्टी है वो कौन सी है? अपनी स्पोडोसोल मिट्टी है। स्पोडोसोल जो मिट्टी है ये मिट्टी स्पोडोसोल ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। इसका रंग धूसर होता है ए संयंत्र में। जो स्पोडोसोल मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है? ध्रुवीय प्रदेशों में। और ध्रुवीय प्रदेशों में इसका रंग कैसा होता है? धूसर होता है, जो कि कहाँ पाई जाती है? ए संयंत्र में पाई जाती है। ये मिट्टी है, इसमें अम्लीय तत्वों की प्रधानता होती है। कौन सी में? स्पोडोसोल में। किसकी प्रधानता होती है? अम्लीय तत्वों की प्रधानता होती है, तथा जीवाश्म तथा पोषक तत्व न्यून मात्रा में होते हैं।
क्या होते हैं, एक तो जीवाश्म, एक पोषक तत्व जो होते हैं वो यहाँ पे न्यून होते हैं और अम्लों की प्रधानता होती है। कम जल धारण क्षमता के कारण इस मिट्टी को हम अनउपजाऊ भी बोल सकते हैं। इसका जो जल धारण करने की क्षमता है वो बिल्कुल ना के बराबर है, जिसके कारण ये उपजाऊपन नहीं लिए हुए, यानी अनउपजाऊ है। ठीक है, वापिस रिपीट कर रहा हूँ। ध्रुवीय प्रदेशों में मिलती है, रंग धूसर होता है, ए संस्तर में रंग धूसर होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो इसमें अम्लों की प्रधानता होती है, इसमें जीवाश्म व पोषक तत्व होते हैं वो न्यून मात्रा में होते हैं। ठीक है, इसकी जल धारण क्षमता कम होने के कारण इसको उपजाऊपन नहीं कह सकते, यानी अनउपजाऊपन प्रकार की मिट्टी है। इसके बाद बात करते हैं अल्टीसोल की। अगली जो मिट्टी है अपनी वो मिट्टी है अल्टीसोल। अल्टीसोल मिट्टी की चर्चा करें तो अल्टीसोल मिट्टी है वो आर्द्र उपोष्ण जो क्षेत्र हैं और या शुष्क उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं या मानसूनी जो जलवायु वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे पाई जाती है। कहाँ की बात करिए, आर्द्र उपोष्ण, उपोष्ण शीतोष्ण और उष्ण के बीच वाला पार्ट होता है, या शुष्क उष्ण कटिबंधीय यानी कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में जो मरुस्थलीय क्षेत्र वहाँ की बात कर रहा हूँ, या जो मानसूनी क्षेत्र होते हैं उन मानसूनी क्षेत्रों में या मानसूनी जलवायु प्रकार के क्षेत्रों में अल्टीसोल प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। इसके बीज संस्त्र का जो रंग होता है वो भूरा और पीला लिए हुए होता है। इस मिट्टी के अल्टीसोल मिट्टी है, इसके जो बीज संस्त्र है उसका रंग कैसा है, भूरा और पीला। इस मिट्टी में मृदा का जो निर्माण है मुख्य रूप से वनाच्छादित क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। इस मिट्टी का निर्माण कहाँ होता है, जहाँ पे वनाच्छादित जो क्षेत्र हैं, ज़्यादा वनस्पति वाला क्षेत्र है वहाँ पे होता है। इस मिट्टी की वनस्पति में जो घास होती है वो सवाना टाइप की होती है। जो ये मिट्टी है इस मिट्टी में सवाना प्रकार की जो वनस्पति होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, जिसके कारण यहाँ मिट्टी का निर्माण भी होता है। ठीक है, इसके बाद में इसका विस्तार देखें या इसमें कहें कि इस मिट्टी का एक बार हम ये देखें कि इसका जो सर्वाधिक विनाश होता है वो किसके कारण होता है, स्थानांतरित कृषि के कारण। जहाँ पर स्थानांतरित कृषि की जाती है वहाँ पर इस मिट्टी का विनाश होता है, क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधों वनस्पतियों को जलाया जाता है, जिसके कारण इसका जो उपजाऊपन लिए हुए जो कण होते हैं मिट्टी में वो भी जल जाते हैं, जिसके कारण इस मिट्टी का विनाश माना जाता है। यहाँ पर अगर इसका विस्तार देखें तो विस्तार के रूप में दक्षिणी चीन वाला क्षेत्र है, ब्राज़ील है, यहाँ पे यूएसए, पश्चिम तथा मध्य अफ्रीका वाला क्षेत्र, भारत, म्यांमार और दक्षिण पूर्वी जो द्वीप समूह है, दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूह है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया वाला या पूर्वी ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र, वहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, अल्टीसोल की। वापस रिपीट कर रहा हूँ, आर्द्र उपोष्ण तथा शुष्क उष्णकटिबंधीय तथा मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है, वहाँ पर अल्टीसोल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। बीज संस्तर में इसका रंग भूरा और पीला लिए हुए होती है। इस मिट्टी का जो निर्माण होता है, इस मिट्टी का निर्माण वनाच्छादित क्षेत्रों में अधिक होता है। इस मिट्टी का जो हम बात करें तो इसमें जो वनस्पति होती है वो सवाना टाइप की होती है। इसके बाद हमने चर्चा की कि स्थानांतरित कृषि जहाँ पर की जाती है इस मिट्टी में, वहाँ इस मिट्टी का विनाश होता है। इसका विस्तार देखें तो दक्षिणी चीन वाला क्षेत्र है, ब्राज़ील वाला क्षेत्र है, उसमें मिलती है। यूएसए और पश्चिम तथा मध्य अफ्रीका में भी देख सकते हैं, इसको हम भारत में भी देखते हैं, म्यांमार में भी देखते हैं, और पूर्वी द्वीप समूह जो है, जो इंडोनेशिया वाला पार्ट है, यहाँ पे सुमात्रा है, जावा है, बोर्नियो है, पापुआ न्यू गिनी जैसे द्वीपों हैं, वहाँ पर भी इस मिट्टी का निर्माण देख सकते हैं हम, और ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग है वहाँ पर भी मिलती है। ठीक है, इसके बाद अगली जो मिट्टी है अपनी ऑक्सीसोल। अगली जो मिट्टी है वो कौन सी है, ऑक्सीसोल प्रकार की मिट्टी है। ऑक्सीसोल जो मिट्टी है वो मिट्टी हमें अपक्षयित और पुरानी जो मृदाएं हैं जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में है वहाँ पर देखी जा सकती है। जो अपक्षयित क्षेत्र होते हैं जहाँ पे चट्टानों का टूटना फूटना होता है, या जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पुरानी मृदा मिलती है वहाँ पर इसको देख सकते हैं, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में है। ठीक है, इस मिट्टी में जैविक संस्तर है वो अच्छी तरह से पूर्ण विकसित होता है। इस मिट्टी का जो जैविक संस्तर है सबसे ऊपर वाला वो पूर्ण रूप से विकसित होता है, जिसमें जैविक तत्वों के अलावा भी हम देखें तो लोहा ऑक्साइड की मात्रा भी अधिक होती है और एल्यूमिनियम भी अधिक होता है। दोनों की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा, किसकी, लोहा ऑक्साइड की और एल्यूमिनियम की।
जिसके कारण यहाँ पे इस मिट्टी में दोमट व मृत्तिका के कण भी बहुत मिलते हैं। कौन से मिलते हैं? एक तो दोमट प्रकार की मिट्टी के कण और एक मृत्तिका के, इसमें कण अधिक मिलते हैं, जिसके कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल पीला अथवा पीले भूरे रंग की, लाल पीला अथवा पीले भूरे रंग की इस मिट्टी का निर्माण होता है। इसके बाद अगली जो मिट्टी है अपनी वो है एंडीसोल मिट्टी। अगली जो मिट्टी कौन सी है? एंडीसोल। हमने एंडीसोल की चर्चा करें तो एंडीसोल जो है वो मूल पदार्थ जो होते हैं चट्टानों के, उस मूल पदार्थ में ही इस मिट्टी का विकास होता है। ठीक है, जहाँ पे ज्वालामुखी की राख जो होती है उसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। मूल चट्टानें जो होती हैं जहाँ पे ज्वालामुखी निकलती रहती हैं वहाँ पे इस मिट्टी का निर्माण होता है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है? ज्वालामुखी से निकली हुई जो राख होती है उसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। अगर प्री प्रशांत महासागर की बात करें तो वहाँ पर जो ज्वालामुखी क्षेत्र हैं वहाँ पर इसका विस्तार सर्वाधिक होता है। ज्वालामुखी कहाँ पर? प्री प्रशांत, यानी प्री प्रशांत मेखला कौन सी है? जहाँ पे प्रशांत महासागर के चारों तरफ अग्निवलय वाला जो क्षेत्र होता है उसके वहाँ पर इस मिट्टी का निर्माण देखा जा सकता है, जहाँ पर जीवाश्म तथा जल धारण क्षमता अधिक होते हैं, जिसके कारण इस मिट्टी में उपजाऊपन होता है। हम क्या बात कर रहे हैं? एंडीसोल की, कि मूल पदार्थ जहाँ पे होते हैं, जहाँ ज्वालामुखी आते हैं वहाँ पे ज्वालामुखी राख वाले क्षेत्रों में जहाँ पे सर्वाधिक होती है वहाँ इस मिट्टी का निर्माण होता है। प्री प्रशांत जो क्षेत्र होते हैं, प्रशांत महासागर के चारों तरफ के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, जहाँ पर जीवाश्म और जल धारण क्षमता ज़्यादा होने के कारण इस मिट्टी में उपजाऊपन होता है। ये 11 प्रकार हो गए अपने इस मिट्टियों के। इसके अलावा हम बात करें, अगर इसके अलावा वर्गीकरणों की बात करें मिट्टियों के, तो यहाँ पे हम 3 मूल पदार्थ देखते हैं विश्व के संदर्भ में मृदाओं को, कि एक तो मृदा जो मूल चट्टान है उसके अनुसार मिट्टियों के प्रकार करते हैं हम, या हम उसके गुणों के अनुसार हम इसके मिट्टियों के प्रकार करते हैं, या हम अवस्था के आधार पर इसके वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, 3 रूपों में करते हैं। या तो मूल पदार्थ से हम मिट्टी को जान सकते हैं, या उसके गुण के अनुसार हम उसको जान सकते हैं, या उसकी अवस्था के अनुसार हम उसको जान सकते हैं। तो इनके अनुसार अन्य मिट्टियों का विश्व के संदर्भ में हम अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, ये मिट्टियों का टॉपिक आज यहीं समाप्त होता है। ठीक है, हमने 11 प्रकार की मिट्टियाँ पढ़ ली हैं, जिसमें हमने एंटीसोल है, हिस्टोसोल है, वर्टिसोल है, इंसेप्टिसोल, एडिसोल, मोलिसोल, अल्फिसोल और स्पोडोसोल, अल्टीसोल, ऑक्सीसोल और यहाँ पे एंडीसोल, इतने प्रकार की मिट्टियों का अध्ययन कर लिया है। इसको आप नोटबुक में नोट कर लेना या आप अपनी बुक में देख करके इसको अध्ययन कर लेना। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की न्यू वीडियो के साथ आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।